Good morning, everyone. Let us now start with the next unit, that is dual nature. तो dual nature एक ऐसा पार्ट है जो आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में कुछ पढ़ चुके होते हैं. आई होप एवरी वन ऑफ यू नोज अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? अभी आया क्यों, थोड़ा सा वो डिस्कस कर सकते हैं. लाइट का डिस्कशन चल रहा है पिछले 1 महीने से, जिसमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, देन वेव नेचर ऑफ लाइट, अल्टीमेटली आया डुअल नेचर ऑफ लाइट. Like there are certain phenomena which can only be defined using wave phenomena, but there are certain other phenomena जो सिर्फ पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो सकते हैं, जिनमें आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट. तो ये चैप्टर ये इंश्योर करता है कि आप ये समझ पाए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब पढ़ने के बाद जिनमें वेव नेचर कंप्लीटली फिट इन हो रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, देयर केम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें वेव नेचर को यूज किया ही नहीं जा सकता. सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से हो सकता है? पार्टिकल नेचर की हेल्प से हो सकता है. गॉट दैट? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले यू शुड हैव अ गुड आइडिया अबाउट व्हाट अ फोटोन इज. लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम फोटोन्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? पता है आपको ये चीज? लिखें, शुरू करते हैं. ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. लिखिए. लाइट may be considered as a wave, or having particle nature, to explain certain specific phenomena, For example, wave nature succeeds to explain reflection, refraction, interference and diffraction. Fine, लिख दीजिए. but photoelectric effect and Compton effect, Compton effect can only be explained using particle nature of light. Particle nature of light. ठीक है. सो पार्टिकल नेचर में क्या है, लिखें. लाइट may be considered to consist of small energy packets called photons. अब आपको खुद ही क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ लाइट नहीं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव देयर ओन photons as per particle nature. ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए इनफैक्ट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. राइट? क्योंकि लाइट आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. अब इंफ्रारेड के बारे में क्या अलग से डिस्कशन होगा, अल्ट्रावायलेट, सभी के लिए आप फोटोन्स कंसीडर कर सकते हो. ठीक है. अब फोटोन के पास पार्टिकल नेचर है, मतलब एक फोटोन फॉल करेगा तो वट एवर एनर्जी इट कैरीज, इट कैन गिव अवे दैट एनर्जी टू समथिंग, राइट? लिखे जरा. एनर्जी कैरीड बाय अ फोटोन,
of electromagnetic wave having frequency nu. Energy carried by photon of electromagnetic wave having frequency nu is given by E is equal to h nu. E is equal to h nu. इतनी एनर्जी फोटोन के पास होती है, ठीक है। अब लिखिए जरा पहले वर्क फंक्शन, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। वर्क फंक्शन, it may be defined as the minimum energy required to remove an electron from the surface of given material, ब्रैकेट में लिख देना मेटल। उसका रीजन समझाता हूं। देखो वर्क फंक्शन तो आप हर एक चीज का डिफाइन कर सकते हो, वेदर इट इज मेटल नॉन मेटल, है ना। इंसुलेटर्स है उनके लिए भी डिफाइन कर सकते हो, बट इंसुलेटर्स के केस में इसका डिस्कशन से कोई फायदा नहीं होता। क्यों? इतना हाई वर्क फंक्शन होता है दैट यू आर नॉट एबल टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन्स। बट मेटल्स होते हैं जिनमें आप ये सारा फिनोमेना पढ़ते हैं, इसीलिए आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि आप मेटल जरूर लिख दें, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जब ऑब्जर्व करने जाएंगे तो मेटल्स में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। चलिए फाइन। सो हमने पढ़ा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन और रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। अब वर्क फंक्शन को यूजुअली W नॉट या फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख दीजिए। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय W नॉट और फाई नॉट ठीक है। अब लिखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। रीत आपका माइक ऑन है क्या? बार बार आपका ना फ्लैश हो रहा है, चेक करो जरा। किसी का माइक ऑन ना हो भाई, ध्यान दें। लिखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। It may be defined as the minimum frequency of incident radiation, such that it is able to remove electron from surface of metal. Minimum frequency of incident radiation such that it is able to remove electron from surface of metal. यहीं बैठो, surface of metal. हर्ष अच्छा यूनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। आपको भी ये क्लियर हुआ कि वर्क फंक्शन क्या होता है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनका रिलेशन क्या है। लिखिए जरा, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h इंटू न्यू नॉट। वर्क फंक्शन इज h इंटू न्यू नॉट, क्लियर। तो अब साथ साथ में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी डिफाइन करते हैं। लिखिए जरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छा ये आप लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो दिस वन थिंग मस्ट बी मेमोराइज प्रॉपर्ली, क्योंकि ये मोस्टली बच्चों के साथ देखा कि आदत पड़ जाती है। अच्छा वर्क फंक्शन इसमें तो मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ मैक्सिमम। लिखिए जरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करें। लैम्डा नॉट, it may be defined as the maximum wavelength
of incident radiation such that it can remove an electron from surface of a metal, तो आप अब क्या लिख सकते हैं, W नॉट इज इक्वल टू H इंटू सी बाय लैम्डा नॉट, है ना। एक दो फॉर्मूला में खेला सारा। वर्क फंक्शन इज H इंटू म्यू नॉट और H इंटू सी बाय लैम्डा नॉट, बिकॉज यू नो C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। आप चाहे तो लिख सकते हैं एज C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, अब बात आती है कि जो वर्क फंक्शन है ये कौन से यूनिट्स में मेजर होता है। अगर आपको ध्यान हो, आपने ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया होगा। सो लिखिए जरा, वर्क फंक्शन इज यूजुअली डिफाइंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे आप EV ऐसे करके लिख दीजिए, स्मॉल e कैपिटल V, EV। अब EV को डिफाइन कैसे करें? एनर्जी को आप यूजुअली जूल में डिफाइन करते थे पहले, यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज आप ध्यान देंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है किसी को? सॉरी, वैल्यू H इज इक्वल टू कितना होता है? 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, इज दैट इतने यूनिट्स। सो जस्ट लुक एट इट, आप 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 करेंगे तो आपको यहां वर्क फंक्शन कैसा मिलेगा? बहुत ही कम। तो फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में भी चली जाएगी, तो मेगाहर्ट्ज कितना होता है? 10.6 होता है, तो भी जो एनर्जी मिल रही है वो काफी लो मिल रही है। सो जूल डिफाइन करने का कोई फायदा नहीं है, अर्ग डिफाइन करने का फायदा नहीं, इसीलिए जो एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल होता है, यहाँ पे एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। क्लियर? तो लिखिए जरा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिखिए, इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी गेन्ड। याद करो साथ साथ, ठीक है? May be defined as energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. ठीक है? Energy gained by electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. तो इसका ये डिफाइन करने का मोटिवेशन कहां से आया? आप जानते हैं W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है, या एनर्जी गेन इज इक्वल टू Q इंटू V। V पोटेंशियल डिफरेंस में Q चार्ज जब एक्सेलरेट होता है तो कितनी एनर्जी गेन करता है? QV, राइट? तो अगर आपने Q की जगह 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10 माइनस 19 कूलम, वो यूज करते हैं। लिखिए जरा, लिख दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट becomes equal to 1.6 10 power minus 19 coulomb into 1 volt. That is equal to 1.6 10 power minus 19 जूल, क्योंकि कूलम और वोल्ट ऐसा यूनिट्स हो गए, ऐसा यूनिट्स यूज करी तो क्या आ गया? जूल आ गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 power minus 19 जूल। क्लियर? सो ये ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना है तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, और जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इस फैक्टर से डिवाइड करना है। ये हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने फिर आपको बताया कि ये जो यूनिट है, ये यूनिट एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे एनर्जीज को डील करने के लिए यूज होती है। लिख सकते हैं, एनर्जीज एट एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, एट एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल आर डिफाइंड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, are defined in electron volt. ठीक है, अब फोटोन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। एक तो आपने देखा कि दिस इज एन एनर्जी पैकेट, और फोटोन की फॉर्म में जब बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी यूज करके एनर्जी निकालते हो। तो जब फ्रीक्वेंसी यूज करके एनर्जी निकालते हो, देन यू आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल नेचर। कोई बताएगा, अगर हम वेव नेचर की बात करना चाहते हैं तो एनर्जी कहां से निकलेगी?
एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी से। गॉट दैट? ये एक छोटी सी बात है, ध्यान रखो। अगर आप वेव नेचर की बात करते तो एनर्जी को इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड की फॉर्म में डिफाइन करोगे। अगर आप फ्रीक्वेंसी यूज करके एनर्जी फाइंड करें तो यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट फोटोन, दैट इज पार्टिकल नेचर। लिखो स्टार मार्क करके। While considering wave nature, comma, energy is defined using amplitude of wave। मतलब कौन सी वेव कैरेक्टरिस्टिक है जिसे आप यूज करके एनर्जी डिफाइन करते हैं? इज डिफाइंड यूजिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। वेयर एज इन पार्टिकल नेचर it is defined using frequency, using frequency। तो फॉर्मूला आपको क्लियर है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू यूज होता है। तो देखो प्राइमरी चीजें आपको क्लियर हो गई। पार्टिकल नेचर की तरफ जा रहे हैं, फोटोन यूज करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कंसीडर करोगे तो एच न्यू का फॉर्मूला यूज करके आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। किसकी? फोटोन की। अब फोटोन देखिए जरा, फोटोन भाई ये इतनी लेट मत ज्वाइन किया करो, है ना। देखना कितने 7:30 हो गए हैं। महिमा अब समझे। फोटोन लिख दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, एंड काइंडली कीप योर माइक्स ऑफ। वंशिका देखो शायद आपका माइक ऑन है यार, इसके लिए मत परेशान करो, तो बहुत टाइम हो गया तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस करते हुए, है ना। किसी का तो माइक ऑन है। लेकिन नंबर 1, photon is an energy packet, such that energy carried is given by E is equal to h nu, E equal to h nu। Second point, photons travel along a straight line, and show the phenomena of reflection, and result in absorption of energy by matter। मैटर MATTER, किसी मैटर के ऊपर फॉल करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अच्छा, आपने E इज इक्वल टू MC स्क्वायर सुना है ना। तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इसकी M मास होगा तो C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आप उसकी एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ये जो फोटोन्स ट्रेवल करते हैं, क्या इनका मास कांस्टेंट होता है, चेंज होता रहता है? क्या मास ऑफ फोटोन चेंज कंसीडर कर सकते हैं? अगर फोटोन की एनर्जी चेंज हो जाए तो आप उसको किस फॉर्म में शो करते हैं? मास के फॉर्म में। आप याद करो, एक ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट का मास चेंज किया जा सकता है ना। लेकिन फोटोन्स की खास बात क्या है? फोटोन्स को आप रेस्ट पे कभी भी कंसीडर कर ही नहीं सकते, उनका मास होता ही ट्रेवलिंग के टाइम पे। सो फोटोन्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एट रेस्ट, देयर रेस्ट मास इज 0। लिखिए जरा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। नेक्स्ट में, photons travel with speed of light in vacuum। photons travel with speed of light in vacuum, मतलब ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो फोटोन्स हैं वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा उनकी जो स्पीड है वो चेंज होती जाएगी। ये सब आपने पहले भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा है।
कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सेम रहती है? ऑल ऑफ दीज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अप्रोक्सीमेटली इन वैक्यूम। बट जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा उन सबकी स्पीड्स डिफरेंट हो जाती हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फोटॉन्स पकड़ोगे तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं इन वैक्यूम। क्या पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ठीक है, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लेकिन जैसे मीडियम चेंज हुआ तो अब देखो यहां पे रेस्ट मास के बारे में समझा रहा हूं। मास इज गिवन बाय m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पढ़ा है ये फॉर्मूला आपने पहले भी। ये क्या शो करता है कि अगर एक पार्टिकल जिसका रेस्ट मास m नॉट था वो v स्पीड से चल रहा है तो उसका मास m हो जाता है। लेकिन फोटॉन्स के लिए तो v इज इक्वल टू सी होता है, तो v को c पुट करोगे तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, इसको उधर लेके जाओगे तो m नॉट कितना आ गया? 0 आ गया। m नॉट इज द रेस्ट मास। ठीक है, लिखो जरा, mass of a particle, mass of a particle traveling with speed v, traveling with speed v comparable to speed of light, comparable to speed of light, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरेबल जो होते हैं उसी के लिए हम ये यूज करते हैं, is m is equal to m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अब यहां से m नॉट लिख दीजिए, m नॉट इज इक्वल टू m अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, फिर लिख दीजिए एज v इज इक्वल टू c, सो m नॉट इज इक्वल टू 0। आप लाइट को रेस्ट पे नहीं कंसीडर कर सकते, दैट मींस लाइट के जो फोटॉन्स है वो रेस्ट पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे आर ऑलवेज इन मोशन। मास 0 ट्रेवलिंग के टाइम पे, ट्रेवलिंग के टाइम पे आप ये मानोगे कि जितनी एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसका मास मैनिफेस्टेशन कर देते हैं। वो किस फॉर्मूले से करते हैं? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अभी वो करेंगे, समझाता हूं। क्लियर हुआ? अब आपको ये पैराडॉक्स रिजॉल्व होना चाहिए कि तो क्या ट्रेवलिंग फोटोन की एनर्जी कैसे डिफाइन होती है? उसका फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी आता है, लिख लीजिए। फॉर अ फोटोन, फॉर अ फोटोन वी हैव E is equal to mc square, E is equal to mc square। लिख सकते हैं mc स्क्वायर। अगर किसी भी चीज का मास m है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? mc स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, ये भी आइंस्टाइन फॉर्मूला है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू भी यूज होगा और E इज इक्वल टू एम, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर किसी भी पार्टिकल के लिए यूज होगा, इसलिए यूज कर दिया। और E इज इक्वल टू एच न्यू सिर्फ फोटोन के लिए यूज होगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? याद रहेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू इज ओनली फॉर फोटोन, वेयर एज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज फॉर ऑल द पार्टिकल जिसका मास भी m होगा। ठीक है, अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? लिख दीजिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन mc, मास इनटू वेलोसिटी। किसी पार्टिकल का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, सो फोटोन के लिए mc यूज कर दिया आपने, एनर्जी mc स्क्वायर हो गई। तो इनका रिलेशन क्या हो गया? लिख दीजिए, E बाय P इज इक्वल टू C, E बाय P इज इक्वल टू C। देख सकते हैं? तो कहीं पर भी ये फॉर्मूला यूज करना पड़े कि एनर्जी ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ फोटोन में क्या रिलेशन है, तो E इज इक्वल टू पीसी या E बाई पी इज इक्वल टू सी यूज किया जा सकता है। फोटोन की एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू पी सी। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा कोई फॉर्मूला जो आप लैम्डा फाइंड करने के लिए यूज करते हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ध्यान कुछ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो? लैम्डा इज इक्वल टू, नहीं, केमिस्ट्री में ऐसे ही चल रही है, याद है? किसी को याद नहीं? यूनिक, एनीबॉडी ऑनलाइन? डी ब्रॉगली वेवलेंथ कुछ याद है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एमवी, वो डिराइव करते हैं। जरा लिखिए जरा, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड,
याद रखें लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये यूज करना होता है आपने। तो बस यहां पे क्या करना है, एनर्जी को क्या लिख दूं, एच इंटू न्यू, एच इंटू न्यू, और ये यूज कर दो, उठा के आंसर आ गया। क्लियर? लिखिए जरा, लिखिए एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, ऑल्सो energy is equal to P into C, that is momentum into C, equate कर दो, hence hc by lambda is equal to pc, c gets cancelled, lambda is equal to h by p, और lambda is equal to h by mv। ठीक है, तो क्योंकि फोटोन को पढ़ रहे हैं तो फोटोन के साथ क्या वेवलेंथ एसोसिएटेड रहती है वो ऐसे निकाली जाती है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। अब ये फॉर्मूला आपने डिराइव तो कहां से किया है, फोटोन के एक्सप्रेशन से, बट इट इज ट्रू फॉर ऑल दी पार्टिकल्स। लिख दीजिए, इट बेसिकली डिफाइंस द वेवलेंथ एसोसिएटेड, इट बेसिकली डिफाइंस द वेवलेंथ एसोसिएटेड with a particle of mass m, particle of mass m traveling with speed v, traveling with speed v। ठीक है, अब आप ना फोटोन्स के ऐसे क्वेश्चंस देखोगे, एक तो जिसमें एनर्जी फाइंड करनी होती है, एक होता है जिसमें पावर डिफाइन कर देते हैं कि सोर्स की पावर ये है, और बताना है कि सरफेस पे पर सेकंड कितने फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। तो वो मैं एज अ फिनोमेना आपको समझा देता हूं, लिखिए जरा, टू कैलकुलेट number of photons incident on a surface per second, number of photons incident on a surface per second when power of source has been provided, power of source has been provided। लिखें, let the frequency of radiation be nu, let frequency of radiation be nu। तो हम फ्रीक्वेंसी न्यू डिफाइन करें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी एक फोटोन की, लिख दीजिए, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। ठीक है, अब लिख दीजिए, लेट स्मॉल n, let small n be the number of photons incident per second on a surface, number of photons incident on a surface per second। तो अब खुद सोचो, एक फोटोन की एनर्जी कितनी, एच न्यू, एन फोटोन्स की एनर्जी कितनी, एन टाइम्स एच न्यू, पर ये तो एक सेकंड में फॉल करने वाले फोटोन्स है, यानी ये क्या बन गई, एनर्जी फॉलोइंग पर सेकंड। एनर्जी पर सेकंड को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो आपने लिखा नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकंड इज एन, लिख दीजिए, हेंस टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड, हेंस टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड, उसको लिख दीजिए इक्वल टू एन टाइम्स एच न्यू। ठीक है, एन टाइम्स एच न्यू लिख दीजिए, विच डिफाइंस पावर, विच डिफाइंस पावर। तो जब भी पावर का क्वेश्चन आ गया तो एन टाइम्स एच न्यू हो जाता है, जिसमें एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर आप सबको? अब एक बात बड़े ध्यान से सुनना, आप जब एनर्जी डिफाइन करोगे एम्पलीट्यूड वाले फॉर्म के अंदर भी, वहां भी फ्रीक्वेंसी आती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट? बट
हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे आप फ्रीक्वेंसी सेम रख रहे हैं, यानी सेम रेडिएशन रख रहे हैं, और उसकी एम्पलीट्यूड आप चेंज कर रहे हैं। जब भी वेव नेचर को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारा मेजर कॉन्सेंट्रेशन किस पे रहता है? एम्पलीट्यूड वेरिएशन पे रहता है। और जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एज पार्टिकल कंसीडर कर रहे होते हैं तो हमारा मेजर कॉन्सेंट्रेशन किस पे रहता है? फ्रीक्वेंसी डिस्कशन के ऊपर। तो अब क्या पढ़ना है? अब एग्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है कि जैसे ही रेडिएशन फॉल करती हैं तो उनसे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। बट क्या आपको कुछ ऐसा ध्यान है, कोई फिनोमिना जो जो एक्सपेरिमेंटली शो कर पाया हो कि भाई ऐसा होता है कि जब आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दोगे रेडिएशन फॉल करवा के, तो फिनोमेना होना आसान हो गया। जैसे आप सबने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ा था। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ध्यान से देखना, आप सिंपली ऐसे बनाते थे, राइट? एक चैम्बर बना दिया, सपोज ग्लास का ही चैम्बर है, और उसमें आपने ऐसे करके कॉर्क लगा रखा होता था, राइट? और यहां सेंटर से ऊपर नॉब दिखाई देती थी, और यहां पे होते थे लीफ, राइट? अगर ध्यान देना, अगर ये न्यूट्रल है तो ये लीव्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे। ऐसे में अगर आप यहां पे सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं तो ऐसा देखा गया कि ये स्प्रेड आउट हो जाता है। ऐसे कैसे स्प्रेड हो गए? क्या हुआ? हमने तो कोई चीज टच भी नहीं करवाई और ना ही इंडक्शन इफेक्ट शो किए, जस्ट अ रेडिएशन फॉल्स ऑन इट। रेडिएशन फॉल हुई तो क्या हुआ? चार्ज जनरेट हुआ। चार्ज कब जनरेट होता है? जब या तो इलेक्ट्रॉन्स आए या फिर इलेक्ट्रॉन्स जाए। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले तो कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये स्प्रेड आउट होंगे। अब ध्यान देना, पूरी तरह से क्लियर होगा। मान लीजिए आपने ऑलरेडी इन लीव्स को पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर रखा था। ऑलरेडी कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। तो कुछ रिपेल कर रहे थे। अब जैसे आप यहां रेडिएशन फॉल करवाओगे, है ना, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की, तो क्या इनके बीच की रिपल्शन इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? इंक्रीज करेगी। ध्यान से सुनो और कोशिश करो आंसर करने की कि जैसे ही रेडिएशन फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑलरेडी पॉजिटिव था जिसकी वजह से रिपल्शन आ रही थी, और पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आया तो रिपल्शन बढ़ गई। तो ये एग्जैक्टली आपको समझा देता है कि भाई इलेक्ट्रॉन ही निकले हैं। या फिर अगर ये नेगेटिवली चार्ज थे, नेगेटिवली चार्ज थे और आपने रेडिएशन फॉल करवाई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज कम हो जाएगा। चार्ज कम होगा तो ये कंपैरेटिवली क्लोजर आ जाएगा। ठीक है, लिखिए जरा। यस एग्जैक्टली नशा डिक्रीज कर जाता है। लिखिए, there were a few experiments, there were a few experiments which proved existence of photoelectric effect, which proved existence of photoelectric effect. तो उनमें से एक मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं। मैं हर बार ना बच्चों को कहता हूं कि मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो गई है अब आपकी। मॉडर्न फिजिक्स का सारा पार्ट एनसीईआरटी में से एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो नेवर नो वहां पे किसी, जैसे बायो के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पेसिफिकली कहा जाता है कि एनसीईआरटी पूरी थोरो होनी चाहिए। वही अब यहां से लेके एंड तक की फिजिक्स की एनसीईआरटी 100% थोरो होनी चाहिए। तो मैं आपको साथ साथ होमवर्क देता रहूंगा ताकि आप उसे पढ़ पाए। तो मैं तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको एनसीईआरटी पढ़ के निकाल के लाना है कि कौन से दो तीन नाम थे जो एक्सपेरिमेंट्स की फॉर्म में प्रोवाइडेड है। ठीक है, सो आई एम नॉट मेंशनिंग दोज नेम्स। अभी लिखे जरा। वन ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स वाज, one of those experiments was based upon gold leaf electroscope. One of those experiments was based upon gold leaf electroscope. Gold leaf electroscope. राइट? चलिए लिखे जरा। फर्स्ट पॉइंट, in case leaves had a positive charge, in case leaves had a positive charge initially, comma, repulsion increased when electromagnetic waves were made incident
ऑन द नॉब, मेटल नॉब लिख दो, ऑन द मेटल नॉब, KNOB. सेकेंड पॉइंट, when initially negatively charged, comma, repulsion was observed to decrease. Repulsion was observed to decrease after incidence of electromagnetic radiations. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन अपने आप समझ में आ रहा है भाई, नेगेटिवली चार्ज थे और रिपल्शन कम होगी तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज वहां से निकल गया। नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, लिख दीजिए। दिस हैपेंड ड्यू टू रिमूवल ऑफ सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। This happened due to removal of some extra electrons. Some extra electrons. Right है, तो यहां पे होमवर्क लिख दीजिए। Find out the experiments from NCERT. NCERT, and I am suggesting you seriously कि आपको एक एक वर्ड पढ़ना है इसका, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। चलिए फाइन। अच्छा, आपको पता है कि सबसे कम जो वर्क फंक्शन है वो कौन से मेटल्स का होता है, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल जो है उनसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सबसे आसान होता है। तो हम ये कहते हैं कि इवन अगर विजिबल लाइट भी वहां पे डाल दोगे, सिंपल लाइट बोलते हैं, लाइट उसके ऊपर डाल देंगे तो भी वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। नहीं तो टू बी सेफ जो हैवी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर आपको क्या डालनी पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, लिख दें। यूजुअली एल्कली मेटल्स आर यूज्ड, to show photoelectric effect, because their work function is low, and even light is sufficient. Light is sufficient to observe photoelectric effect. Light is sufficient to observe photoelectric effect. Right? Done. आप कुछ एल्कली मेटल्स के नाम बता सकते हो? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एटसेट्रा। अब फिर स्टार मार्कर के लिखिए। फॉर अदर metals, ultraviolet radiation is required. For other metals, ultraviolet radiations are required. कुछ बहुत ही heavy metals consider करोगे तो शायद एक्सरे की जरूरत पड़ जाए, right? But mostly के लिए ultraviolet radiation काम कर जाती है। ठीक है, अब हमें बेसिकली अंडरस्टैंड करना है वो एक्सपेरिमेंट जिसमें एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेके फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टडी करना होता है। इसमें एक दो डेफिनेशंस और लिख लीजिए, लिखना जरा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए। द इलेक्ट्रॉन्स ejected from surface of metal, by radiation of sufficient frequency, are known as photoelectrons.
फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब साथ साथ लिखे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट due to the ejected photoelectrons, ejected photoelectrons from metal surface, from metal surface is known as photoelectric current, is known as photoelectric current। ठीक है, अब ये समझिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। भाई ऑब्वियस एक मेटल रखा, उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करेंगी तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होंगे और करंट फॉर्म होगा। आप ये समझिए वो करंट किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो इंसिडेंट रेडिएशन के दो पैरामीटर्स हमेशा कंसिडर करने हैं। दो कौन कौन से? इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। मैं आपको कुछ ऐसे समझा रहा हूं ताकि आप उसको जनरलाइज करके यूज कर पाए। हम जिन पैरामीटर्स के ऊपर कल की क्लास मेनली कर रहे होंगे वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? नंबर एक, इंसिडेंट रेडिएशन में से फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। लिखो जरा, द पैरामीटर्स वी नीड टू फोकस ऑन, पैरामीटर्स वी नीड टू फोकस ऑन, focus on number one, frequency, number two, intensity of incident radiation, of incident radiation। बेसिकली हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा या इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, हमें वो स्टडी करना होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ज्यादा एनर्जी के साथ निकलेंगे, तो बहुत थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है करंट के ऊपर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक छोटी सी बात है समझने वाली, भाई एक क्लास में ना 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 स्टूडेंट से कुछ काम करवाना है। आप उनको बहुत मोटिवेट करवा के थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करवा लोगे, राइट। लेकिन अगर वो 10 के बजाय वहां पे 20 कर दी जाए या 30 कर दी जाए तो एकदम से काम बढ़ जाएगा। अरे समझे? सो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का नेग्लिजिबल सा इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दें, नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब क्या चीज बढ़ा रहे हो? इंटेंसिटी। अब यहाँ पे क्लैरिटी के साथ आना चाहिए कि इंटेंसिटी होती क्या है। ठीक है, लिखिए जरा, इंटेंसिटी may be defined as, intensity may be defined as energy, हाँ किसी को ध्यान है क्या बोलते हैं? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्यों ऐसा याद नहीं था आपको? आपको नहीं ध्यान था? इंटेंसिटी होना चाहिए, मतलब ईएम वेव्स। अच्छा एक काम करता हूं, ईएम वेव्स की रिवीजन डाल देता हूं इस बार। ठीक है, लिखे, इंटेंसिटी में भी डिफाइंड एज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। याद रखो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर आप ध्यान दें, एनर्जी पर यूनिट टाइम तो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? पावर। पावर एन टाइम्स एच न्यू आ गया था, उसको एरिया से डिवाइड करना तो क्या मिल जाएगी? इंटेंसिटी मिल जाएगी। दैट्स क्लियर हुआ ठीक से? सो इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आप खुद सोचो इंटेंसिटी बढ़ेगी कैसे? हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर में अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाऊंगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, दोनों चीजों से बढ़ेगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो दो पैरामीटर्स हमने लिखे ना, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, यूजुअली हम दोनों को एक साथ बढ़ा के नहीं क्वेश्चन करते। हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखेंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, या इंटेंसिटी को फिक्स रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। ये बात आपको समझनी। ठीक है, लिखिए, दो दो इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन, though intensity depends upon frequency as well as number of photons, depends upon frequency as well as number of photons, but comma डाल के, but usually frequency is kept constant, usually frequency is kept constant
while observing effect of intensity. Frequency is kept constant while observing effect of intensity. So it's mainly the number of photons that matters. So it's mainly the number of photons that matters. मतलब number of photons per second जो fall कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं. हाँ जी, क्लियर हुआ? अब इसको ऐसे समझना, सपोज कीजिए ये हमने एक सरफेस कंसिडर कर लिया, इस सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल कर रही है. उस रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? आप फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेंगे, आप उसी के नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा देंगे. पावर बढ़ाने से मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड वहां पे ज्यादा फॉल करेंगे. तो क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? तो कल की क्लास में हम लोग बेसिकली इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे होंगे. अब एक टर्म और बता देता हूं, आप तीन टर्म से अच्छी तरह से फेमिलियर हो गए, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. अब फोर्थ जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल. मतलब हम एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं पा रहे, या ऐसा बोल दें कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स करंट नहीं बना पा रहे. तो वो कल जब करवाना शुरू करूंगा तो वही डायग्राम, अब इसलिए नहीं करवा रहा कि फायदा नहीं होगा, डायग्राम बनाऊंगा कल दोबारा से बनाना पड़ेगा. सो कल ही करेंगे. कल की क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, अब अपना होमवर्क सुन लीजिए. एनसीईआरटी से जो मैंने आपको बताया तो वो करके आएंगे आप. ठीक है, प्लस अब कल से हम लोग ईएमआई स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. ये आपका ऑलमोस्ट हो गया. अच्छा, ये बताइए, अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आते हैं आपको? चलो कल के होमवर्क में डालो तो मैं फटाफट डिस्कस कर दूंगा. आपको मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ रिवाइज करना है. मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एंड बोहर्स मैग्नेटॉन. बोहर्स मैग्नेटॉन, ये दो चीजें आपने कल ढंग से रिवाइज करनी है. तो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा कल आपको, और हो पाया तो फिर ईएमआई स्टार्ट कर लेंगे. ये चलेगा अब नेक्स्ट सीक्वेंस. ठीक है, आई होप टेस्ट आप सबने कर लिया था. तो सर का फीडबैक था कि इस बार कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रेंथ थी. तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग इसे सीरियसली टेक ऑन करेंगे और पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करेंगे. मतलब लड़ना झगड़ना बंद कर दो 2 महीने के लिए कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि जाओ तो तुम आगे से मना मत किया करो. ठीक है, थैंक यू.